व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद सुहेब और आप देख रहे हैं DZ वेटनेरियन। आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं और उसका नाम है जेनेटिक मटेरियल। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल में हम क्लियर क्या क्या करेंगे कि क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन क्या है, डीएनए क्या है, जीन क्या है, क्रोमेटिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्रोमोसोम क्या है। देखिए हमारी बॉडी में दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक वो सेल्स जो डिवाइड कर रहे होते हैं यानी उनमें माइटोसिस या मियोसिस हो रही होती है, और एक वो सेल्स होते हैं जिनमें ना माइटोसिस हो रही होती है ना मियोसिस हो रही होती है। जिनमें माइटोसिस मियोसिस नहीं हो रही होती है उनको बोलते हैं हम लोग नॉन डिवाइडिंग सेल, और जिनमें माइटोसिस मियोसिस हो रही होती है उनको क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग सेल। तो नॉन डिवाइडिंग सेल में हमारे पास ये एक सेल है, मैंने सेल के दूसरे कंटेंट नहीं बनाए क्योंकि उनका काम नहीं है, सही है। हम मैंने सिर्फ न्यूक्लियस बना दिया। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है, इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है यानी धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। थ्रेड लाइक यानी धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है, ये थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है। जब जेनेटिक मटेरियल थ्रेड लाइक फॉर्म में हो तो इसे कहा जाता है क्रोमेटिन। इसे क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन। तो ये चीज हो गई हमारी क्लियर। उसके बाद जब यही सेल डिवाइडिंग स्टेज में आ जाता है यानी इसमें माइटोसिस का टाइम शुरू हो जाता है, जब इसमें माइटोसिस शुरू हो जाती है या मियोसिस शुरू हो जाती है, तब ये सेल क्या कहलाता है, डिवाइडिंग सेल। और इस सेल में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ये उन्हीं हिस्टोन प्रोटीन पर क्या हो जाता है, रैप हो जाता है। जरा देखिए मैं किस तरीके से इसको रैप कर रहा हूं। यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से इसके ऊपर क्या होगा, रैप होगा। रैप मतलब इसके ऊपर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसकी शक्ल बनेगी, जो कि मैं आपको बना के दिखाऊं, इस तरीके की जो इसकी शक्ल बनेगी इसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। क्योंकि अब इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स भी आ चुके हैं और ये कंडेंस हो चुका है यानी ये एक जगह पर थिक हो चुका है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रोमोसोम। तो ये हमारा क्रोमोसोम भी क्लियर हो गया। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या फर्क है कि क्रोमेटिन की कोई खास शक्ल नहीं होती जबकि क्रोमोसोम का एक खास स्ट्रक्चर होता है। क्रोमेटिन में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते जबकि क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन में कोई क्रोमेटिड्स नहीं होते, क्रोमेटिन में कोई क्रोमेटिड्स नहीं होते, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ बताऊं, ये क्रोमेटिड जो मैंने पढ़ाना था आपको, ये क्रोमेटिड क्या है, ये इसका जो एक आर्म है ना, ये जो इसका एक आर्म है, इस एक आर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड, ठीक है। जो कि सिर्फ किस सूरत में मौजूद होगा, क्रोमोसोम की सूरत में मौजूद होगा, क्रोमेटिन में नहीं होगा ये, ठीक हो गया। और दूसरा, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में क्या फर्क है, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में यह फर्क है कि क्रोमोसोम डिवाइडिंग सेल में मौजूद होगा और क्रोमेटिन नॉन डिवाइडिंग सेल में मौजूद होगा। तो ये बहुत सारे डिफरेंस मैंने आपको बता दिए, लेकिन एक चीज सिमिलर है, वो क्या, कि दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल की दो फॉर्म्स हैं। अगर वो थ्रेड लाइक में होगा तो उसको क्रोमेटिन बोलेंगे, अगर वो एक खास स्ट्रक्चर में होगा, हिस्टोन प्रोटीन उसमें होंगे तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, क्रोमोसोम। तो ये चीज हमारी होगी क्लियर। अब आते हैं डीएनए, जीन, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। तो इसके लिए हम आगे फॉरवर्ड करते हैं अपने आप को। ये देखें, ये एक स्ट्रक्चर है डीएनए का, डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसमें दो स्ट्रैंड हैं, दो लाइनें हैं, एक ये लाइन, ठीक है, और एक ये नीचे वाली लाइन। ये दो किस्म की लाइंस हैं और इनको थ्रेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्ट्रैंड बोला जाता है इसको, स्ट्रैंड, ठीक है। अब इसमें क्या है, जरा आप देखें तो ये लाइंस इसमें नजर आ रही है। ऊपर वाली जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर से लाइंस के जरिए ज्वाइन हो रही है। इन लाइंस को क्या बोलेंगे, ये बेसिकली बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। ये क्या है,
हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। आप लोगों को जो नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा वो इंशाल्लाह होगा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उसमें आपको पता चलेगा कि ये बॉन्ड क्या है और कैसे बनती हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको अनट्विस्ट कर लेते हैं, यानी कि ये ट्विस्ट है ना, इसको हम अनट्विस्ट कर ले, जब अनट्विस्ट करते हैं तो ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसमें हमें पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल्स हैं कुछ ऊपर वाले स्ट्रैंड में, ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होती है, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड, क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं सारे के सारे, ठीक हो गया। तो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल मिलकर एक स्ट्रैंड बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा भी ये भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड ही है, ये भी आपस में क्या है, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे और ये एक दूसरा स्ट्रैंड बनाएंगे। तो एक स्ट्रैंड ऊपर एक स्ट्रैंड नीचे, तो ये दोनों स्ट्रैंड आपस में किस वजह से मिलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए, ठीक है। तब जाके ये डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर बनता है, डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर, यानी उसमें दो स्ट्रैंड्स आपस में ट्विस्ट हो जाती हैं और फिर डीएनए बन जाता है। तो जब ये वाली शक्ल आ जाए यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आ जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जिसमें ये एक कंपोनेंट होता है डीऑक्सीराइबो, फिर ये न्यूक्लिक और फिर ये एसिड डीएनए, इस तरीके से ये इसका नाम बन जाता है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं इस एक न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं, क्योंकि हमने इसी लेक्चर में न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ना है कि इन दोनों में फर्क क्या है। देखें, एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इसको मैंने अगर खोल के अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो इस तरीके से इसमें एक 5 रिंग वाला, ठीक है, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कार्बन वाला क्या होता है, शुगर होता है, पहला कंपोनेंट। इसमें 5 कार्बन वाला शुगर होता है, जिसमें यहां पर कॉर्नर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो 5वां कार्बन से बाहर निकला हुआ होता है, इसको बोलते हैं राइबोस शुगर, ठीक है। ये पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा, फर्स्ट कार्बन के साथ एक चीज लगी हुई होती है, उसको बोलते हैं नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक हो गया। और इसके 5th कार्बन के साथ लगी हुई होती है तीसरी चीज, उसको बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप, PO4, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉस्फेट ग्रुप। तो पहली चीज हो गई शुगर यानी राइबोस शुगर, ठीक है। दूसरी चीज हो गई नाइट्रोजीनियस बेस और तीसरी चीज क्या हो गई, फॉस्फेट ग्रुप। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं और जो मॉलिक्यूल बनाती हैं उस मॉलिक्यूल को बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड, यानी कि ये हमारा न्यूक्लियोटाइड भी क्लियर हो गया, ठीक है। डीएनए भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब आ जाते हैं न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड क्या है, देखिए जरा, अगर आप सिर्फ राइबोस शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस को मिलाएं, ठीक है, तो ये चीज बन जाती है न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाती है, न्यूक्लियोसाइड, सही हो गया। यानी ये न्यूक्लियोसाइड हमारा क्लियर हो गया। यानी न्यूक्लियोसाइड में अगर आप फॉस्फेट डालेंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोसाइड में जब आप फॉस्फेट डालेंगे, फॉस्फेट ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या है, ठीक है। नाइट्रोजीनियस बेसिस, यहाँ पर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, इनमें नाइट्रोजन मौजूद होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नाइट्रोजन मौजूद हो उन्हें हम नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। और वो अगर नाइट्रोजीनियस चीजें डीएनए में इस्तेमाल हो तो उन्हें बोला जाता है नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक हो गया। अब इनमें दो किस्म के, एक प्यूरिन है और एक पैरामिडाइन है। प्यूरिन में कौन कौन से आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, एडेनिन और ग्वानिन, जबकि पैरामिडाइन में कौन कौन से आ जाते हैं, थायमीन, यूरासिल, साइटोसिन,
अच्छा, इन दोनों की मिकदार जो है ना वो सेल में सेम होती है। जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पैरामिडाइन्स होंगे। मिसाल के तौर पर अगर 5000 प्यूरिन्स है तो 5000 ही पैरामिडाइन्स होंगे। ठीक है, इन दोनों की जो रेशो होती है वो सेम होती है। ठीक हो गया, तो हमारा न्यूक्लियोसाइड भी क्लियर हो गया, न्यूक्लियोटाइड भी क्लियर होगा, क्रोमेटिन भी क्लियर होगा, डीएनए भी, क्रोमेटिन भी, क्रोमोसोम भी। अब आ जाते हैं जीन, कि जीन क्या है। ठीक है, जीन बोलते हैं कि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं मौजूद हैं डीएनए में, इनमें से कोई खास 100 या 500 से लेकर 1000 न्यूक्लियोटाइड मिल जाएं और वो फिर जाके क्या बनाएं, वो जाके मैसेंजर आरएनए बनाएं और उससे फिर क्या बने, प्रोटीन बने। तो उन कलेक्शन ऑफ 500 या 1000 न्यूक्लियोटाइड के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, जीन। यानी जीन ये ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए के अंदर मौजूद होता है, जिससे क्या होता है, मैसेंजर आरएनए बनता है और उससे जाकर फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। यानी यहां से एक बात यह भी साबित हुई कि डीएनए के अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स मैसेंजर आरएनए बनाने के काबिल नहीं है। कुछ पोर्शन होंगे न्यूक्लियोटाइड के जो कि मैसेंजर आरएनए बनाएंगे और उससे प्रोटीन बनेगा, फिर कुछ छोड़कर फिर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे न्यूक्लियोटाइड के जो मिलकर क्या बनाएंगे, मैसेंजर आरएनए, और फिर उससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो इस तरीके से वो जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे 500 या 1000 न्यूक्लियोटाइड के जो मैसेंजर आरएनए बनाएंगे उनको क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट। ठीक है, और इसी को हम लोग हेरिडिटी मटेरियल बोलते हैं। और ये सारी चीजें आ जाती हैं जेनेटिक मटेरियल में। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी चीज समझ नहीं आई हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।